हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th की बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का यहाँ पे हम सेकंड लेसन बताने जा रहे हैं आपको। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, ताकि इस समय जो चल रहा है कोरोना महामारी को देखते हुए बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने घर पर ही ऑनलाइन स्टडी जारी रखें। और जो भी हमारे यहाँ पे सिलेबस सारा एनसीईआरटी पैटर्न बेस पर है, 9th से लेकर की 12th तक सभी सब्जेक्ट की निःशुल्क क्लासेस प्राप्त है। अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप नीचे लिखा हुआ नंबर संपर्क कर सकते हैं 8076317021 या फिर 9919425442। इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं नोट्स के लिए। अगर किसी भी वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए देखिए आज का क्या लेसन दूसरा का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। क्या है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इसमें से हम पहले आपको पेपर की तरह सारे क्वेश्चन आंसर बताएंगे। इसमें पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो बहुविकल्पीय तरीके जैसे पेपर में सिलेबस आता है उसी तरीके से सारा सिलेबस हमने नोट्स बनाई हुई है। बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो बहुविकल्पीय देखेंगे। इसमें चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? जब चमगादड़ के द्वारा परागण क्रिया होती है तो वह क्या कहलाती है? किरोप्टेरोफिली। क्या कहलाती है? किरोप्टेरोफिली। दूसरा, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? पोरोगैमी। क्या कहलाता है? पोरोगैमी। बिना निषेचन फल के विकास को कहते हैं अनिषेक फलन। क्या कहते हैं? जो बिना निषेचन के फल का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो अनिषेक फलन कहलाता है। निषेचन की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। स्वपरागकण बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? स्वपरागकण बनने के लिए 25 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। कितने? 25 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। चींटी द्वारा परागण को कहते हैं, यानी चींटी के द्वारा जो परागण क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? मर्मिकोफिली। क्या कहते हैं? मर्मिकोफिली। सियोन शब्द जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है? सियोन शब्द ग्राफ्टिंग से। किससे जुड़ा हुआ है? ग्राफ्टिंग से सियोन शब्द जुड़ा हुआ है। अगला है, आवृत बीजों में भ्रूणपोष होता है। जो आवृत बीजी पौधों में हो भ्रूणपोष होता है वह कौन सा होता है? डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, यानी द्विगुणित या त्रिगुणित। तो आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष होता है ट्रिप्लॉयड, यानी त्रिगुणित होता है। कौन सा होता है? त्रिगुणित। एक पुष्प में विकसित होने वाले फल की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जायांकी। किसकी होती है? जायांकी। अगला प्रश्न है, एक आवृत बीजी में 400 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे? यानी एक आवृत बीजी पौधों में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 50। कितने? 50 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ये अभी तक आपके रहे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आपको बताएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो दो नंबर में पूछे जाते हैं। भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? भ्रूणपोष एक त्रिगुणित ऊतक है। भ्रूणपोष एक त्रिगुणित ऊतक है जो दोहरे निषेचन के फलस्वरूप डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप त्रिक संलग्न द्वारा बने भ्रूणपोष केंद्रक से विकसित होता है। वह भ्रूणपोष के केंद्रक के बार बार विभाजन से अनेक संतति केंद्रक बनाते हैं। यानी भ्रूणपोष के केंद्रक के बार बार विभाजन से जब बार बार विभाजन की क्रिया उत्पन्न होती है जिससे अनेक संतति केंद्रक बनते हैं। इसमें उपस्थित 3N यानी
त्रिप्लॉइड गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। दोहरा निषेचन का वर्णन कीजिए, यानी दोहरा निषेचन क्या है? आवृत बीजी पौधों में दो नर युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं। इसमें आवृत बीजी पौधों में दो नर युग्मक निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं, अर्थात 2 बार निषेचन होता है। इसे डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। इसका पता सबसे पहले नवासिन ने सन 1898 में लिलियम व फ्रिटेलेरिया नामक पौधों में लगाया था। किसमें? लिलियम व फ्रिटेलेरिया नामक पौधों में लगाया गया था। अगला प्रश्न है बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। इसमें बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता है। बीज में एक से अधिक भ्रूणों को जो उत्पन्न होने की क्रिया होती है, किसी भी बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने की क्रिया को यानी बहुभ्रूणता, जब बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होता है या उत्पन्न होने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता है। जो सिट्रस कुल के पौधों में यह एक सामान्य घटना है। कौन से कुल में? सिट्रस कुल में। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, एक आवृत बीजी पुष्प में उन भागों के नाम बताइए। एक आवृत बीजी पुष्प में उन भागों के नाम बताइए जिनमें नर व मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन होता है। किसमें? नर व मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन होता है। नर युग्मकोद्भिद परागकोश में पराग कणों में तथा मादा युग्मकोद्भिद अंडाशय के अंडकोश में परिवर्धन होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को परिवर्धन अनुक्रम के क्रमानुसार लिखिए। यानी जो ये दिए गए हैं इनको क्रमानुसार लिखना है। जो परागकण, बीजाणुजनन, ऊतक, लघु बीजाणु, चतुष्क, इनको सबको हम क्रम के अनुसार लिखना है। कैसा? जिसका क्रम पहले है बीजाणु जनन कोशिका। क्या है? बीजाणु जनन कोशिका, परागजनक कोशिका, फिर लघु बीजाणु चतुष्क परागकण, परागजनक कोशिका, फिर लास्ट में क्या आता है? नर युग्मक। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने वीडियो अंत तक नहीं देखा, शुरुआत में ही बंद कर दिया, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई भी वीडियो आप देखिए, उस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि उसके अंदर की सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। कमेंट्स के माध्यम से जो हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु परिवर्धन का वर्णन कीजिए। जब मादा युग्मकोद्भिद केवल एक गुरु बीजाणु से विकसित होता है, इसे एक गुरु बीजाणु से विकसित होता है, तो इसे मादा युग्मकोद्भिद का एक बीजी परिवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मादा युग्मकोद्भिद का एक बीजी परिवर्धन कहते हैं। पुष्पों में स्वपरागण को रोकने की 2 युक्तियों का वर्णन कीजिए। पुष्पों में स्वपरागण को रोकने की 2 युक्तियों का वर्णन कीजिए। स्वपरागण से बचने के लिए पुष्पों के नर व मादा भाग अलग अलग समय पर उगते हैं, अर्थात या तो पुमंग पहले परिपक्व होता है या जायांग। क्या? या तो पुमंग पहले परिपक्व होता है या फिर जायांग। इनमें एक लिंगी पुष्प विकसित होते हैं। क्या होते हैं? इसमें से जो एक लिंगी पुष्प होते हैं उनका डेवलपमेंट ज्यादा होता है, विकसित होते हैं। सेब तथा टमाटर के खाने योग्य भाग बताइए। सेब का पुष्पासन तथा टमाटर की फल भित्ति एवं जरायु खाने योग्य भाग होता है। अगला प्रश्न है भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? प्रोफेसर पी महेश्वरी को। किसे? प्रोफेसर पी महेश्वरी को।
मांसल फल किसे कहते हैं, इनके महत्व का उल्लेख कीजिए। जिन फलों में फलभित्ति सरस तथा गूदेदार होती है, जिन फलों में फलभित्ति सारस तथा गूदेदार होती है वे मांसल फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मांसल फल। इनकी फलभित्ति को बाह्य फलभित्ति, मध्य फलभित्ति तथा अंतः फलभित्ति में विभेदित किया जाता है। ये फल अस्फोटक होते हैं। क्या होते हैं? अस्फोटक होते हैं, जिस कारण इनके बीज गुदा सड़ने के बाद से स्वतंत्र हो जाते हैं। क्या होते हैं? जो इनके बीज और बीज होते हैं गुदा सड़ने के बाद ही स्वतंत्र होते हैं। अब बीजाणुता से क्या तात्पर्य है? बीजाणुद्भिद की द्विगुणित कोशिकाओं से, बीजाणुद्भिद की जो डिप्लॉइड है, द्विगुणित कोशिकाओं से बिना अर्धसूत्री विभाजन के डिप्लॉइड युग्मकोद्भिद विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को अपबीजाणुता कहते हैं। इसकी खोज रोजनबर्ग ने 1907 में की थी। पराग स्त्री केसर संकर्षण के लिए कौन उत्तरदायी है? पराग स्त्री केसर संकर्षण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? परागकण तथा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से स्रावित रसायनों के फलस्वरूप परस्पर संकर्षण होता है। किससे? परागकण तथा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से स्रावित, कहाँ से? वर्तिकाग्र से स्रावित रसायनों के फलस्वरूप परस्पर संकर्षण होता है। अगला प्रश्न है, पुष्प में पुमंग का क्या कार्य है? पुष्प का पुमंग पुंकेसरों से बना होता है। पुंकेसर के परागकोश में परागकण या नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। पुष्प का जो पुमंग पुंकेसरों से बना होता है, तो पुंकेसर के परागकोश में परागकण या नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 4-4 नंबर में पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। अगला पहला प्रश्न है इसमें, त्रिसंलयन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताएं। पराग नलिका से मुक्त दोनों नर केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है और दूसरा नर केंद्रक भ्रूणकोश से स्थित द्वितीयक केंद्रक यानी 2n डिप्लॉइड से संयोजन करता है। और द्वितीयक केंद्रक में 2 केंद्रक पहले से होते हैं। कितने? 2 केंद्रक पहले से होते हैं तथा नर केंद्रक से संलयन के पश्चात केंद्र की संख्या 3 हो जाती है। 3 केंद्रकों का यह संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। 3 केंद्रों का संलयन आपस में होता है वह क्या कहलाता है? त्रिसंलयन कहलाता है। त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूणकोश में होती है। किसमें होती है? भ्रूणकोश में होती है। अगला प्रश्न है दूसरा इसमें, अपयुग्मन पर टिप्पणी लिखें। यदि अगुणित भ्रूणकोश के अंडकोश एगसेल अंडकोशा के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशा जैसे सहायक कोशा अथवा प्रतिमुख कोशा से भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे अपयुग्मन कहते हैं। किसके अलावा? यदि अगुणित भ्रूणकोश में अंडकोश के अलावा, एग सेल के अलावा किसी दूसरी कोशा जैसे कि सहायक कोशा अथवा प्रतिमुख कोशा, इनमें भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे अपयुग्मन कहते हैं। अर्थात युग्मकोद्भिद से सीधे बीजाणुद्भिद का निर्माण जैसे एरिथ्रिया, लिलियम आदि। अगला प्रश्न है, प्रारूपिक या एनाट्रोपस आवृत बीजी बीजांड की संरचना का वर्णन कीजिए। बीजांड की संरचना देखेंगे। यह बीजांड वृत्त द्वारा बीजांडासन से जुड़ा होता है। इससे वृत्त द्वारा बीजांडासन से जुड़ा होता है। बीजांड से बीजांड वृत्त नाभिका से जुड़ता है। बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय कहलाता है। यह मृदुतकीय कोशिकाओं से बना होता है। बीजांड द्वार को छोड़कर दोहरे आवरण से घिरा होता है। कितने? दोहरे आवरण से घिरा होता है। बीजांड द्वार बीजांड का शिखर भाग कहलाता है। बीजांड का आधारीय भाग निभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। ये बीजांड का चित्र बना हुआ है, अनुप्रस्थ काट
ये आप यहाँ देख रहे हैं न्यूक्लियस, ये सारा एग सेल यानी ये जो दिखा रहा था अंडकोश है, ये ऊपर न्यूक्लियस केंद्रक है, ये जो हरे कलर के दिख रहे हैं आप देख रहे हैं, ये चित्र ये बना हुआ है, ये वाला ये गलत है सॉरी, ये बना हुआ है। अब इसका वर्णन नीचे देखेंगे। बीजांडकाय में भ्रूणकोश स्थित होता है। क्या स्थित होता है? भ्रूणकोश। निभाग की ओर 3 प्रमुख कोशिकाएं तथा बीजांड द्वार की ओर अंड उपकरण स्थित होता है। मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक या एक द्वितीयक केंद्रक होता है। परागण किसे कहते हैं? इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। परागण। परागण किसी पुष्प के परागकणों के उसी पुष्प अथवा जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण किसी पुष्प के परागकणों के उसी पुष्प अथवा जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण के पश्चात पुंकेसर और दल गिर जाते हैं। क्या होते हैं? पुंकेसर और दल गिर जाते हैं। परागण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वपरागण और परपरागण। अब देखेंगे स्वपरागण क्या। एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधों के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा कायिक जनन द्वारा तैयार किए गए उसी जाति के किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचने को स्वपरागण कहते हैं। परपरागण देखेंगे। जब एक पुष्प के परागकण लिंगी जनन द्वारा उत्पन्न उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। जब विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं तो पहुंचने की क्रिया को इसे परपरागण कहते हैं। अगला है वायु परागण पर टिप्पणी लिखें अथवा वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं लिखें। वायु परागण। अनेक पौधों में वायु द्वारा परागण होता है। वायु परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या है? निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला नंबर है पुष्प प्रायः छोटे होते हैं और प्रायः समूह में लगे होते हैं, यानी इकट्ठा लगे रहते हैं। पुष्प अनाकर्षक होते हैं, अर्थात इनमें रंग, सुगंध, मकरंद आदि नहीं होता है। वर्तिका तथा वर्तिकाग्र पुष्प के परिपक्व होने पर पुष्प से बाहर निकल आती है। परागण अत्यधिक मात्रा में बनते हैं क्योंकि परागण के दौरान इनकी अत्यधिक क्षति होती है, यानी हानि होती है। वायु परागण के दौरान अत्यधिक हानि होती है, इस कारण से परागकण अत्यधिक मात्रा में बनते हैं। अगला प्रश्न है परपरागण से क्या लाभ है और हानि। परपरागण के लाभ। इसके फलस्वरूप आनुवंशिक पुनर्योजन होता है जिससे नई नई अत्यधिक उन्नत प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। परपरागण के फलस्वरूप क्या होता है? आनुवंशिक पुनर्योजन होता है जिससे नई नई अत्यधिक उन्नत प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। परपरागण के फलस्वरूप बने बीज अधिक स्वस्थ होते हैं और इस प्रक्रिया को संकर ओज कहते हैं। परपरागण के फलस्वरूप बने बीज अधिक स्वस्थ होते हैं, इस प्रक्रिया को दोबारा से वही लिख दिया। परपरागण के फलस्वरूप उत्पन्न संतति वातावरण के प्रति अत्यधिक अनुकूलित होती है। कृत्रिम परागण द्वारा रोग प्रतिरोधी संख्या, प्रतिरोध तथा अधिक उत्पादकता वाली किस्में प्राप्त की जा सकती हैं। परपरागण से हानि देखेंगे। परपरागण अनिश्चित होता है क्योंकि परागण के लिए पुष्प को बाह्य साधनों पर निर्भर होता है। पौधों का अधिक परागकण उत्पादन, रंग, सुगंध और मकरंद आदि उत्पादन से अधिक ऊर्जा व्यय करना पड़ता है। जाति की शुद्धता नहीं रह पाती। पौधों में कुछ अवांछनीय लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होते हैं? पौधों में कुछ अवांछनीय लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं।
अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्री से भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। द्विबीजपत्री का भ्रूण का विकास निषेचन के फलस्वरूप बना युग्मनज अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा निलंबक तथा भ्रूणीय कोशिका बनाता है। निलंबक कोशिका अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा तंतु रूपी निलंबक बनाती हैं। इसके आधारीय कोशिका फूलकर चूसकांग बनाती है। क्या बनाती है? चूसकांग। यह बीजांडकाय से भोजन अवशोषित करता है। किसे? बीजांडकाय से भोजन अवशोषित करता है। भ्रूणीय कोशिका दो ऊर्ध्व तथा एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 8 कोशिकीय भ्रूण बनाती हैं। 8 कोशिकीय भ्रूण 4 अग्रस्थ कोशिकाएं प्रांकुर बीज पत्र का निर्माण करती हैं। जो 4 अग्रस्थ कोशिकाएं यानी आगे की कोशिकाएं होती हैं, प्रांकुर बीज पत्र का निर्माण करती हैं। अब भ्रूण कोश का विकास देखेंगे। क्या है भ्रूण कोश का विकास? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक त्रिगुणित होता है। यह बार बार विभाजित होकर अनेक पुत्री केंद्रक निर्माण करता है। केंद्रकों का निर्माण करता है। पुत्री केंद्रकों चारों ओर कोशाद्रव्य एकत्र हो जाने से कोशिकीय संरचना बन जाती है। इसे भ्रूण कोश कहते हैं। इससे संचित भोजन भ्रूण को प्राप्त होता है। किसे प्राप्त होता है? भ्रूण को। सेब को कूट फल या आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प के किस भाग से यह फल बनता है? सेब को कूट फल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके निर्माण के समय पुष्पासन पेरिकार्प के चारों ओर वृद्धि करके खाने योग्य मांसल भाग बनाता है। सत्य फल के केवल अंडाशय से विकसित होता है, जबकि कूट फल पुष्प का कुछ अतिरिक्त भाग भी इसके निर्माण में भाग लेता है। बैंगिंग तकनीक क्या है? पादप प्रजनन प्रयोग से यह किस प्रकार उपयोगी होती है? इस तकनीक का प्रयोग प्रजनन प्रयोगों से परागकणों के संदूषण को रोकने के लिए किया जाता है। किसको? परागकण के संदूषण को रोकने के लिए किया जाता है। इससे पुष्पों को कागज या पॉलीथीन की थैली में बंद कर देते हैं। थैलियों को केवल परागकणों को वर्तिकाग्र पर छिड़कने के समय हटाया जाता है। इससे लाभ क्या है? दूसरे पौधों के परागकण जो होते हैं संदूषण से रोकने के लिए जंतुओं की क्षति यानी हानि को रोकने के लिए किया जाता है। वर्तिकाग्र पर अवांछित परागकणों के अंकुरण को रोकने के लिए किया जाता है। आप मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुविक से क्या समझते हैं? अधिकांश आवृत बीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद का विकास एक गुरु बीजाणु से होता है। जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद बनाता है। निषेचन द्विनिषेचन में अंतर लिखिए। ये नर युग्मक के अंडर कोशिका से संलयन को निषेचन या संयुग्मन कहते हैं। इसके फलस्वरूप निषेकांड बनता है। वृद्धि तथा विभाजन द्वारा भ्रूण बनता है निषेचन में। द्विनिषेचन में द्वितीय केंद्रक या नर युग्मक के मिलने से प्राथमिक भ्रूण